बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। दुनिया भर की खबरें शामिल करूंगा, लेकिन शुरुआत करेंगे हम इस बात से कि आप जानते हैं कि हमें बताया गया कि अमेरिका अब जंग नहीं करेगा ईरान के ख़िलाफ़, क्योंकि वो ताकत जो है वो कांग्रेस ने अपने पास ले ली है, यानी कि उसके अप्रूवल के बगैर ट्रंप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ट्रंप ने यहाँ पर एक बात रख दी है और वो ये है कि वो जंग नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जब तक उनके फौजियों पे हमला नहीं हो जाता। अगर हमला हो जाएगा तो फिर वो ईरान पे हमला करेंगे। अब मामला ये है कि यहाँ पर कोई ये नहीं रखा गया कि सबूत और तमाम चीज़ों को हम चेक करेंगे। जिस तरह कुवैत पे अटैक हुआ, जिस तरह बहरीन में अटैक्स हुए, आप आपको सामने है। ड्रोन्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, ये सब का सब मालूम है कि क्या हो रहा है और ईरान इनकारी है उससे। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर फौजियों पर अटैक हो गया तो हम ईरान पे हमला कर देंगे। तो गुजारिश ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि फॉल्स फ्लैग की गुंजाइश मौजूद है। जिस तरह भारत करता है ना कि जब वो एक नया राफेल ख़रीद लेता है या नया असला ख़रीद लेता है तो वो कहता है कि जी मेरे यहाँ 15 फौजी मर गए और वो पाकिस्तान ने मारे हैं, तो लिहाजा मैं हमला करने जा रहा हूँ। तो ये एक फॉल्स फ्लैग बनता है। तो यहाँ पर अमेरिका ने एक फॉल्स फ्लैग रखा है कि अगर 10, 15, 20 फौजी उसके मार दिए जाएँ, एक रास्ता छोड़ा है, तो हम ईरान पर अटैक कर देंगे। तो उस पादाश में आप खबरें देखिएगा कि मामला क्या है। मामला ये है कि जो इजिप्ट ऑब्जर्वर है, अगर उसको हम पढ़ते हैं तो मेजर जनरल जो मोहसिन है वो कहते हैं कि मिलिट्री एडवाइजर टू ईरान सुप्रीम लीडर सेज दैट अनदर ब्लो मे बी ऑन द वे। ठीक है, एक बहुत बड़ा हमला, एक बहुत बड़ा मामला होने वाला है और उसके लिए कहते हैं हम तैयार हैं, लेकिन इसराइल और अमेरिका को पहले से ज़्यादा सख्त सबक सिखाया जाएगा। ये जो मोहसिन हैं रज़ई वो ये बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये हुआ कि ईरान वेल अवेयर्ड है कि क्या होने वाला है। फॉल्स फ्लैग होगा, फौजी मरेंगे, बड़ा एक हमला होगा अमेरिकन आर्मी के ऊपर और उसके बाद जो है तमाम चीज़ें होंगी। अच्छा, यहां पर तमाम चीज़ें होंगी तो फिर क्या होगा। यहां पर जो यूएस एम्बेसी है उसके बारे में रियाज की एम्बेसी है सऊदी अरेबिया के अंदर यूएसए की, वो कहती है कि सिक्योरिटी अलर्ट हम देते हैं आपको ड्यू टू हाई टेंशन इन द रीजन। जब आपने कहा कि हमने हमला ही नहीं करना तो हाई टेंशन क्यों होगी, क्योंकि ईरान बिला वजह तो हमला करता नहीं है, आप ही करते हो। ड्यू टू हाई टेंशन इन द रीजन द सिक्योरिटी एनवायरनमेंट रिमेन कॉम्प्लेक्स एंड कैन बी चेंज क्विकली। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये अमेरिका बता रहा है। वी रिमाइंड यूएस सिटीजन इन द मिडल ईस्ट ऑफ द कंटिन्यू। तो वहां पे आगे मैं आपको दिखा देता हूं। तो वो कह रहे हैं कि जी आप अगर कहीं पर भी हैं, ट्रैवल एडवाइजर है फॉर बहरीन, इसराइल, द वेस्ट बैंक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रिमेन इन द लेवल 3। रिकंसिडर ट्रैवल ईरान, इराक, लेबनान, सीरिया, गजा एंड यमन रिमेन एट लेवल 4, डू नॉट ट्रैवल। ठीक है, तो लेवल 3 और लेवल 4 आपके सामने आ गए हैं। कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो लिहाजा ज़्यादा बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है। जहां पर हो अपने आप को वहीं पर महदूद कर लो। और अमेरिकन सिटीजन को ये रिमाइंडर दिया जा रहा है। रिमाइंडर क्या है, ये मामला क्या है। एक बात तो समझ में आ गई है कि तमाम चीज़ें होंगी। और उसके बाद ट्रंप कहते हैं कि यार मैं जो है ना, मुझे कोई खामनेई से मिलने की शौक़ नहीं है, मुश्तबा खामनेई से मिलने का कोई शौक़ नहीं है, मैंने ऐसे कह दिया था। उसके बाद आपने उसको टीवी पे सोता हुआ देखा, वो एक अलग खबर है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी मैं जो है ना, मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी फ़ौजें उतार दूँ ईरान के अंदर और जो यूरेनियम रखा हुआ है उसको उठा के ले आऊँ। मतलब ये समझता है कि जैसे वहाँ टेबल मुश्तबा खामनेई बैठा हुआ है और टेबल के ऊपर जो है ना गुलदान की जगह जो है वो इनरिच यूरेनियम रखी हुई है, ये जाएगा उठा के ले आएगा। अब पता नहीं कहाँ रखी हुई है, कितने हिस्सों में रखी हुई है, पूरे मुल्क में क्या इकट्ठी रखी हुई है, कपड़े में लपेट के या वो बिखेर के रखी हुई है, पता नहीं। लेकिन ट्रंप कहते हैं कि मैं उठा के ले आऊँगा, मगर कहता है खतरा बड़ा है। खतरा क्या है जी, बड़ा रिस्की है, वो तो मुझे जान से तो हमारे फौजी को जान से मार देंगे। यानी कि उसको एकदम से सन 1980 याद आ गया जब फौजी ट्रैप हो गए थे अमेरिकन ईरान के अंदर। तो कहता है कि यार ये मैं नहीं करता, मैं इस काम में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये हमारे फौजियों को मार देंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि जब वो उतरें ईरान के अंदर तो उनका माथा चूमना चाहिए, क्या करना चाहिए? मारेंगे नहीं तो फिर क्या करना चाहिए उनको? ये तमाम बातें हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी मैं खबर दे दूँ कि जो फ्रांस और बरतानिया है वो कह रहे हैं कि जी हम माइंस क्लियर करने के लिए आ रहे हैं हॉर्मोज से। हैरत की बात है, यानी कि बात तो करो पहले ईरान से। क्या मसला ख़त्म हो गया है? क्या झगड़ा ख़त्म हो गया है? क्या हॉर्मोज के लिए ओपन एरिया है, आप जा सकते हैं वहाँ से, आप
अपने माइंड साफ करें, क्लियर। वो जंग खत्म हो गई ना, वो जिस तरह कहीं फंक्शन खत्म हो जाता है तो फिर कचरा साफ करते हैं, इस तरीके से आप माइंड साफ करने आ रहे हैं। ईरान ने ऐसा नहीं कहा है, ठीक है। ईरान और जो ओमान है वो ड्राफ्ट कर रहे हैं, ये देखिएगा, आपको मैं दिखा देता हूं। दे आर ड्राफ्टिंग समथिंग ना, ईरान एंड ओमान ड्राफ्टिंग अ न्यू रूल्स फॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पैसेज जलाली। तो जलाली कह रहे हैं कि हम उसके ऊपर जो है अभी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, देखते हैं कि हम क्या तय करते हैं इसके अंदर। तो आप लोगों ने जनाब वाला जहाज निकाल दिए बरतानिया के और फ्रांस के कि जाइए सफाई करके आइए। अमेरिका तो वहां से गुजर नहीं सकता, तो फ्रांस गुजर जाएगा वहां से, बरतानिया गुजर जाएगा वहां से, पता नहीं। अब आ तो रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन ओमान ने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा ईरान से। ओमान ने कहा कि मैं 7 आबनाए हुर्मुज के साथ चलूंगा ईरान के साथ, और वो ड्राफ्ट कर रहा है। तो ईरान को कहा ट्रंप ने कि मैं तुम्हें तबाह और बर्बाद कर दूंगा। ये जाहिर सी बात है कहा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जो सबसे बड़ी ऑयल उसका पोर्ट है, जहाँ पर ऑयल एक्सपोर्ट भी होता है, जहाँ पर ऑयल ज़ख़ीरा भी होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है। ये है ओमान का मिना अल फहाल लोडिंग सस्पेंशन हो गई है वहाँ पर, ठीक है। क्या हुआ है? वहाँ पर धमाका हुआ है, और उस धमाके के बाद जो है ये एक बहुत बड़ा ओमानी मेन क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल एट मिना हैज़ डिलेड लोडिंग आफ्टर एन एक्सप्लोजन्स डिसरप्टेड पोर्ट ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द ट्रेडर फेमिलियर विद द मैटर। तो जिन लोगों को मालूम है वो बता रहे हैं ब्लूमबर्ग के मुताबिक कि जो मिना अल फहाल है वो ऑपरेशन जो है वहाँ पर सस्पेंड हो गया है, और ओमान को पहली बार पता लगा होगा। अब ये अगर आप कहेंगे कि जी ईरान ने किया, तो ये तो बिल्कुल ही कोई स्टुपिडिटी वाली बात है ना। ओमान पे कौन अटैक कर सकता है? ओमान को किसने धमकी दी? ओमान पे हमला करने का क्या मतलब है? ओमान को कौन डराना चाहता है? तो ये सब समझ में आ रहा है। खित्ते में जो ये कहते हैं कोई ड्रोन अटैक है, कोई जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं उसके मामले में ओमान वेरी क्लियर, नंबर 1। इसके अलावा कतर भी वेरी क्लियर, इसके अलावा सऊदी अरब भी वेरी क्लियर, इसके अलावा कुवैत भी वेरी क्लियर। कुवैत के अंदर अटैक होता है जो अमेरिकन इंस्टॉलेशंस हैं, और एक अटैक होता है जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पर सीधा मिसाइल ड्रोन लगता है। तो ईरान कह रहा है कि मैंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को मारा है, मैं उसको एडमिट करता हूं, एयरपोर्ट को मैंने निशाना नहीं बनाया। तो कुवैत ने जब ये बात सुनी तो जाहिर सी बात है कि झटका पड़ता है। और यहाँ पर फिर क्या हुआ कि उसने बुलाया उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, मार्को रूबियो को, कि भाईजान आपके जो अड्डे हैं उसकी वजह से हम मिसाइल खा रहे हैं, एक मसला। दूसरा, अगर आपके अड्डे ना हो यहाँ पर तो हमारे पास मिसाइल भी ना आए, दूसरा मामला। तीसरा मामला ये है कि आपके होने के बाद हमें सहूलत नहीं मिल रही है, हिफाजत नहीं मिल रही है, तीसरा मसला। चौथा, हमारे पास जो भी थर्ड पार्ट जो कुछ भी था इंटरसेप्टर्स वो आप ले गए हैं इसराइल। तो कुवैत तो तबाह हो जाएगा, बहरीन तबाह हो जाए, हमारे एयरपोर्ट पे मिसाइल लग जाएं, ठीक है ना। वो तो चल रहा है, लेकिन एक मिसाइल भी नहीं गिरने देते आप इसराइल के अंदर। तो आपकी तवज्जो किस तरफ है? इसराइल की तरफ है या अरब की तरफ है भी? क्योंकि फंडिंग तो हम आपको करते हैं, इसराइल तो फंड नहीं करता आपको। इसराइल को तो आप उल्टा $5 अरब देते हो, उल्टा उसको असलहा देते हो, उल्टा उसको मतलब कि पाल रहे हो आप उसको। और हम जो है, आपने देखा वो जो फ़ोन कॉल हुई थी, फ़ोन कॉल के अंदर जो भी झड़प हुई उसको अल अरेबिया न्यूज़, हम छोड़ दीजिए, हम तो खुला बोलते हैं, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई जो है ये आशिकों की लड़ाई थी। आपको मैंने यही बात कही थी। ये तकरीबन 3, 4, 5 दिन के बाद जो है ना ये अल अरेबिया ने छापा है। मैंने आपसे कहा था कि जब आप प्यार से किसी से बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? यहाँ पर खबर थी ना, पागल कह दिया, पागल कह दिया। आपसे मैंने कहा यही कहते हैं ना, पागल हो गए हो। प्यार से बोलते हैं ना हम लोग। तो जब आप प्यार से बात करते हैं तो आप कहते हैं पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो, ये पागल हो गए हो, यही होता है ना। तो यही बात को उठाकर जो है आपने खबर बना दी। आपसे मैंने कहा था कि ये आशिकों की लड़ाई है। जो ट्रंप हैं और नेतन्याहू हैं ये एक हैं, ये बिल्कुल एक हैं, ये इतने एक हैं कि दो जिस्म एक जान मान लीजिए आप इसको, ठीक है ना। आप किसी को नेतन्याहू कहें या ट्रंप कहें, कोई फर्क नहीं मानिएगा, एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा, तो यहाँ पर उन्होंने बुलाया तो उसके बाद उसने कहा कि जी हम आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं और वगैरह 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 वगैरह। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब वो बात चल नहीं रही, अब वो बात कोई सुन नहीं रहा। अब यहाँ पर जो इसराइल की बात कर रहा हूँ आपसे, तो इसराइल जो है वो अब लतानी रिवर के इस तरफ भी खड़ा है,
और लितानी रिवर पार करके उसने वो जो फोर्ट है वो भी कब्जा कर लिया और इसके अलावा आगे बढ़ रहा था। जब बढ़ रहा था तो वहाँ पर जो इस लेबनानी फ़ौज है जो कि प्रो इसराइली फ़ौज है, जो कि नीचे आती है इसराइल के, तो वो तो रास्ता बना के देते हैं। तो वो रास्ता बना रहे थे कि वहाँ पे हिजबुल्ला की आर्मी आ गई और उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया इसराइलियों को। और ये आप खबर भी देख रहे हैं कि कैप्टन जो इनका है शमोल, उसको उड़ा दिया उन्होंने, टैंक के अंदर उड़ा दिया उसको, तो ये मर गया। कहते हैं मे हिज मेमोरी बी अ ब्लेसिंग। कोई ब्लेसिंग नहीं है, कब्जिंग, ही वॉज कब्जिंग मेरा माय डियर, कब्जा करने के लिए आया था। कहाँ मारा गया है? इन सौदर्न लेबनान। तो भाई अगर आपका इसराइली फौजी, ऑलरेडी मकबूजा मुल्क का फौजी, अगर लेबनान के अंदर टैंक लेकर आया है तो जाहिर सी बात है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या जाहिर सी बात है, किसी आप उसको हिजबुल्लाह बोलें या कुछ भी बोलें, एक आम लेबनानी बोलें, क्या करना चाहिए? लेबनानी ने लेबनान के अंदर इसराइली फौजी को मारा है तो कोई भी लॉ उठा के देख लीजिए, इसको आप गलत नहीं कह सकते। जितने भी फौजी इसराइल के लेबनान के अंदर हैं उनको तो मारना सवाब है इस टाइम, क्योंकि वो लेबनान के अंदर हैं। जब वो लेबनान से निकल जाएंगे तो उसके बाद जंग की सूरत हाल बन जाएगी, लेकिन इस टाइम जंग की सूरत हाल नहीं है, इस टाइम कब्जे की सूरत हाल है। और इस टाइम लेबनानी गवर्नमेंट से इसराइली गवर्नमेंट कह रही है कि मुआहिदा तब होगा जब आप इस एरिया से, लतानी के इधर और सामने दाएं बाएं, आप हमारे साथ मिल के हिजबुल्लाह को डिसआर्म करके यहाँ से निकालें, जंग ख़त्म कर देंगे हम। और फिर वो खबर चला रहे हैं, आपको मैं खबर दिखाऊं तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या कह रहे हैं। ये देखिए, जंग बंदी मुआहिदा, इसराइल हिजबुल्लाह ने लेतान के शुमाल में इसराइली मौजूदगी कबूल कर ली। खबर देखिए लगाते कैसे हैं। यानी कि ये मुझे बताइए कि जिस तरीके से आपको मैंने बताया था 1976 का इंटरव्यू जो चल रहा था शाह ईरान का, वो क्या कह रहा था? कहते कि भाई न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, या जितनी मीडियाज़ है वो तो जूइश लॉबी के अपने हैं, वो तो ज़ायनिज़्म के नीचे काम करते हैं। वो तो खबर ऐसे लगाते हैं कि जैसे क्या कहूँ मैं आपको, यानी कि ये खबर लगाने वाली है कि इसराइल हिजबुल्लाह ने लेतान के शुमाल में इसराइली मौजूदगी कबूल कर ली। क्या मतलब है इसका? ऐसा हो सकता है? यानी कि आप ये मत सोचा करेंगे खबर लग गई है तो माननी पड़ेगी। खबर लग गई है तो उसका ऑपरेशन करना हमको आता है। बहरहाल ये रियायत नहीं मिलने वाली इसराइल को, और लेबनान पर इसराइली हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी को ढोंग करार दे दिया है और मौत जो अमवात की तादाद है वो 3,500 से क्रॉस कर गई है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ईरान ने भी उसको वेलकम किया है और ईरान ने कहा है कि लेबनान में मज़ाहमत की हिमायत और इसराइल का ख़ात्मा तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। अब पता नहीं इस फ़र्ज़ को हम अदा कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन मामला ये है कि लेबनान में मज़ाहमत होती है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है कि जो हर मज़हब का लाजमी हिस्सा है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि एक अमेरिकन अपनी ज़मीन की अगर हिफाजत करता है तो उसको मज़ाहमत कहेंगे। अगर उसके अंदर कोई घुसता है तो उसको अगर वो मारता है तो ये मज़ाहमत होगी। अगर नहीं घुसता तो कोई मज़ाहमत करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो हिजबुल्लाह आप उसको कह रहे हो वो एक लेबनानी है और लेबनानी पे फ़र्ज़ है कि वो उसको डिफेंड करे। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं, थोड़ी सी यूक्रेन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जंग चूँकि बहुत गर्म हो चुकी है, बड़े बड़े हमले आपने कल भी देखे जो यूक्रेन ने किए, हमने कवर नहीं किया उसको, लेकिन उन्होंने बड़े हमले किए और उन्होंने सेंट पीटरबर्ग के पास बहुत बड़े बड़े हमले किए। यानी कि उन्होंने समझ लीजिए कि इंटरसेप्टर की और रूस की घंटियां बजा दी सेंट पीटरबर्ग के पास जो हमले किए हैं। अगर यूक्रेन नहीं किए हैं तो मैं यही कह सकता हूं, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से हुए हैं तो कौन पावर इस्तेमाल कर रहा है मुझे इल्म नहीं है। लेकिन अब जो है यूक्रेनी सदर का रूसी सदर पुतिन को खुला ख़त, एक ओपन लेटर लिखा है और मुकम्मल जंग बंदी पर आमादी का इज़हार किया है और कहा है कि प्लीज़ आप मुझसे एक बार मिल लें। और मैं बताऊं आपको कि इस टाइम जो वो है ना ट्रम्प, जो पुतिन है, वो भी पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। तो हो सकता है कि वो कोई अच्छी बात करें और अच्छी बात करने की उम्मीद मुझको है। मुझे लगता ये है कि जो रशिया है वो अगर अक्लमंदी का मुजाहरा करेगा तो फ़ौरन वो इससे मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ क्यों, इससे मिलना चाहिए और जंग को फ़ौरन बंद कर देना चाहिए। और जो भी ले दे होती है ख़त्म करके रशिया के लिए अच्छा है कि वो इस जंग को बंद कर दे। मैं ये नहीं कह रहा कि यूक्रेन कुछ कभी बिगाड़ सकता है। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर ओडेसिया चला जाता है तो लैंड लॉक हो जाएगा यूक्रेन को जंग बंद करना ज़रूरी है, उसके मुफाद में है। मैं मुफाद की बात कर रहा हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। तो यूक्रेन के लिए मुफाद ये कि अगर जंग बंद हो गई तो उसका लैंड लॉक का मसला नहीं होगा। अगर रशिया जंग बंद कर देता है तो उसके लिए नेटो के साथ जंग करने का ख़तरा
ख़त्म या कम हो जाएगा, जो कि इस टाइम इसराइल के मुफाद में है कि वो जंग आगे बढ़े और वो नेटो के साथ टकराए, क्योंकि इस टाइम वो फ्रांस को प्रवोक कर रहा है कि आप उसके जहाज़ सीज करें, उसके ऑयल को रोकें और ये जंग को आगे बढ़ाएं, ताकि रशिया यूरोप पे अटैक कर दे और यूरोप रशिया पे अटैक कर दे, ताकि आपको मैंने बताया था कि यूरोप को नुकसान हो और यूरोप के नुकसान के बाद उसकी इकॉनमी को हड़प किया जाए और रशिया को नुकसान हो, ताकि आबी रास्ते जो हैं वो अमेरिका के हवाले किए जाएं। तो रशिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम वो बहुत सेंसिटिव जगह के पर खड़ा है। अगर कोई समझाने वाला है यूक्रेन को और रशिया को, तो वो ये जंग बंद करने में एक दिन भी नहीं लगाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।